नमस्ते दोस्तों, आज हम एनवायरनमेंटल स्टडीज के पहले चैप्टर की बात करेंगे जो है इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंटल स्टडीज। एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? ये सब कुछ है जो हमारे आसपास है, जिसमें हम रहते हैं और जो हमारी जिंदगी को अफेक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर, लैंड और इनके बीच का संबंध जो ह्यूमन बीइंग्स, अन्य जीव जंतुओं, पौधों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और संपत्ति पर असर डालता है। इस डेफिनेशन से हम समझते हैं कि एनवायरनमेंट में दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, फिजिकल या एबायोटिक एलिमेंट्स और लिविंग या बायोटिक एलिमेंट्स। फिजिकल एलिमेंट्स में एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, क्लाइमेट, पहाड़, मिनरल्स और अन्य प्राकृतिक रिसोर्सेज शामिल हैं। लिविंग एलिमेंट्स में सभी तरह के जीव जंतु आते हैं, जैसे कि पक्षी, पौधे, जानवर, जंगल, मछली पालन आदि, जो हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। अब हम एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस पर बात करेंगे। एनवायरनमेंट हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जो हमारी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी हैं। ये रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो पुनः भराए जा सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो समाप्त हो सकते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, कोल और मिनरल्स। इस प्रकार हम समझते हैं कि एनवायरनमेंट हमारी जिंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। हमें अपने आसपास के वातावरण का ध्यान रखना चाहिए और उस संरक्षित करना चाहिए। सेकंड, एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ। एनवायरनमेंट में सुन, सॉइल, वाटर और एयर शामिल हैं, जो हमारी जिंदगी के लिए ज़रूरी हैं। इन एलिमेंट्स के बिना हमारी जिंदगी नहीं हो सकती। थर्ड, एनवायरनमेंट असिमुलेट्स वेस्ट। हमारी प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटीज से वेस्ट जनरेट होता है, जिसे एनवायरनमेंट अब्जॉर्ब करता है। फोर्थ, एनवायरनमेंट एनहांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारे सराउंडिंग्स में रिवर्स, ओशंस, माउंटेन्स और डेजर्ट्स शामिल हैं, जो हमारी जिंदगी को मज़ेदार बनाते हैं। ए फ्लैट, हम एनवायरनमेंटल स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे। एनवायरनमेंटल स्टडीज़ एक एक्सटेंसिव और सिस्टमैटिक स्टडी है जो नेचर, एनवायरनमेंट और उसके फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स पर फोकस करता है। एनवायरनमेंटल स्टडीज़ में पॉल्यूशन, कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे टॉपिक्स शामिल हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंटल स्टडीज़ में एटमॉस्फेरिक साइंस, केमिस्ट्री, इकोलॉजी और सोशल साइंस जैसे डिसिप्लिन्स का भी समावेश होता है। इन सब डिसिप्लिन्स का उद्देश्य है कि हम एनवायरनमेंट को समझ सकें और उसकी रक्षा कर सकें, क्योंकि एनवायरनमेंट हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है और हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। ए फ्लैट, हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि एनवायरनमेंट कैसे हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करता है। जैसे कि हमारी ज़िंदगी में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो हमें ट्रीज़ और प्लांट्स से मिलती है। अगर हम ट्रीज़ और प्लांट्स को कट देंगे तो हमें ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इसलिए हमें एनवायरनमेंट की रक्षा करनी चाहिए और उसके लिए हमें अपने डेली लाइफ में कुछ चेंजेस करने होंगे, जैसे कि हमें प्लास्टिक का यूज़ कम करना होगा और रिसाइकलिंग करना होगा। अब हम एनवायरनमेंटल स्टडीज़ की मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर पर बात करेंगे। एनवायरनमेंटल स्टडीज़ एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो कि फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोग्राफी, इकोलॉजी, केमिस्ट्री, एटमॉस्फेरिक साइंस, सोशल साइंस और अन्य डिसिप्लिन्स को एक साथ जोड़ता है। एटमॉस्फेरिक साइंस हमें बताता है कि वायुमंडलीय परिवर्तन कैसे हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। केमिस्ट्री हमें बताता है कि प्राकृतिक और मानव निर्मित केमिकल्स कैसे हमारे वातावरण को प्रभावित करते हैं। इकोलॉजी हमें बताता है कि जीव जंतु और उनके वातावरण के बीच कैसा संबंध होता है। फोर्थ, जियोलॉजी हमें अर्थ के प्रोसेसेस को समझाने में मदद करता है, जैसे कि लैंडस्केप फॉर्मेशन, मिनरल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन और जियोलॉजिकल इवेंट्स जैसे कि अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज। फिफ्थ, जियोग्राफी हमें नेचुरल रिसोर्सेज की स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, ह्यूमन पॉपुलेशंस और लैंड यूज पैटर्न्स को समझाने में मदद करता है, जो एनवायरनमेंटल इश्यूज को समझने के लिए क्रिटिकल हैं। सिक्स्थ, बायोलॉजी हमें लाइफ फॉर्म्स की डाइवर्सिटी, उनके बिहेवियर, जेनेटिक्स और एनवायरनमेंटल कंडीशंस में अडेप्टेशन को समझाने में मदद करता है। सेवंथ, सोशल साइंसेज जैसे कि सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और इकोनॉमिक्स हमें ह्यूमन सोसाइटीज़ और एनवायरनमेंट के बीच संबंध को समझाने में मदद करते हैं। एथ, पॉलिटिकल साइंस हमें एनवायरनमेंटल पॉलिसीज, गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को समझाने में मदद करता है। नाइन्थ, एथिक्स एंड फिलॉसफी हमें एनवायरनमेंटल इश्यूज के मॉरल और एथिकल एस्पेक्ट्स को समझाने में मदद करते हैं। टेंथ, हेल्थ साइंसेज हमें एनवायरनमेंटल फैक्टर्स का ह्यूमन हेल्थ पर इम्पैक्ट को समझाने में मदद करते हैं। 11th, लॉ हमें एनवायरनमेंटल लॉ को समझने में मदद करता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़, पोल्यूशन कंट्रोल और इकोसिस्टम्स की प्रोटेक्शन को गवर्न करता है। ए फ्लैट, हम एनवायरनमेंटल स्टडीज़ के स्कोप और इम्पोर्टेंस पर बात करेंगे। एनवायरनमेंटल स्टडीज़ हमें नेचुरल सिस्टम्स को समझाने में मदद करता है, जैसे कि इकोसिस्टम्स, क्लाइमेट और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस। एनवायरनमेंटल स्टडीज़ हमें बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन में मदद करता है, जो इकोसिस्टम्स की हेल्थ और न्यूमरस स्पीशीज़ की सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है।
एनवायरनमेंटल स्टडीज़ हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाता है, जिसमें ह्यूमंस और एनवायरनमेंट के बीच संबंध को बैलेंस करना शामिल है। एनवायरनमेंटल स्टडीज़ का थर्ड एस्पेक्ट है सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज का रिस्पॉन्सिबल यूज़ एंश्योर करते हैं, जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट्स, मिनरल्स और एनर्जी सोर्सेज। फोर्थ एस्पेक्ट है एनवायरनमेंटल पोल्यूशन। इसमें हम पोल्यूशन के सोर्सेज, इफेक्ट्स और मिटिगेशन मेजर्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं ताकि हम एक क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट मेंटेन कर सकें। फिफ्थ एस्पेक्ट है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और अडेप्टेशन। क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल चैलेंज है और एनवायरनमेंटल स्टडीज़ इसके कॉजेज और इम्पैक्ट्स को समझने में मदद करता है और मिटिगेशन और अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में मदद करता है। सिक्स्थ एस्पेक्ट है ह्यूमन हेल्थ। एनवायरनमेंट हमारी हेल्थ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है और एनवायरनमेंटल स्टडीज़ एनवायरनमेंटल फैक्टर्स और पब्लिक हेल्थ के बीच लिंक्स को एसेस करता है ताकि हम पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस डेवलप कर सकें जो ह्यूमन वेलबींग को प्रोटेक्ट करें। सेवंथ एस्पेक्ट है पॉलिसी और रेगुलेशन। एनवायरनमेंटल स्टडीज़ एनवायरनमेंटल पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस को इन्फॉर्म करता है ताकि हम एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन के लिए स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस सेट कर सकें। एथ एस्पेक्ट है एनवायरनमेंटल एजुकेशन और अवेयरनेस। एनवायरनमेंटल स्टडीज़ में प्रमोटिंग एनवायरनमेंटल एजुकेशन और अवेयरनेस एक की कॉम्पोनेंट है ताकि हम पब्लिक को एनवायरनमेंटल इश्यूज़ के बारे में एजुकेट कर सकें और उन्हें इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद कर सकें। नाइन्थ एस्पेक्ट है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। एनवायरनमेंटल स्टडीज़ में एक्सपर्टीज़ फ्रॉम वेरियस फील्ड्स को एक साथ लाया जाता है, जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग। टेंथ एस्पेक्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनवायरनमेंटल स्टडीज़ का अल्टीमेट गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना, जो इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल वेलबीइंग और एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन को बैलेंस करता है। इस प्रकार हम समझते हैं कि एनवायरनमेंटल स्टडीज़ का स्कोप और इम्पोर्टेंस कितना वास्ट है। एनवायरनमेंटल स्टडीज़ हमें एनवायरनमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस करने में मदद करता है और एक सस्टेनेबल फ्यूचर को इंश्योर करता है। फ्लैट हम सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करें लेकिन फ्यूचर जनरेशंस की ज़रूरतों को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इसमें एनवायरनमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल कंसिडरेशंस शामिल हैं। सस्टेनेबिलिटी को अक्सर 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी या ट्रिपल बॉटम लाइन के रूप में दर्शाया जाता है। ये 3 पिलर्स हैं। पहला, एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इसमें हम नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि इकोसिस्टम्स, बायोडाइवर्सिटी, एयर और वाटर क्वालिटी। दूसरा, सोशल सस्टेनेबिलिटी। इसमें हम लोगों और कम्युनिटीज़ की वेलबीइंग पर फोकस करते हैं, जैसे कि सोशल इक्विटी, जस्टिस और इंक्लूसिविटी। तीसरा, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। इसमें हम स्टेबल और प्रॉस्परस इकोनॉमी को मेंटेन करते हैं, जिससे करंट और फ्यूचर जनरेशंस को सपोर्ट किया जा सके। फ्लैट हम देखते हैं कि सस्टेनेबिलिटी के की प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस क्या हैं। पहला, रिसोर्स कंजर्वेशन। इसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज का एफिशिएंट और रिस्पॉन्सिबल यूज़ करते हैं। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें हम क्लीनर और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा, वेस्ट रिडक्शन और रिसाइकलिंग। इसमें हम वेस्ट जनरेशन को मिनिमाइज करते हैं और रिसाइकलिंग और रीयूज़ को प्रमोट करते हैं। चौथा, इकोसिस्टम प्रोटेक्शन। इसमें हम इकोसिस्टम्स को प्रिजर्व और रिस्टोर करते हैं। पांचवा, क्लाइमेट एक्शन। इसमें हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट और अडेप्ट करते हैं। छठा, सोशल इक्विटी। इसमें हम इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को प्रमोट करते हैं। सातवां, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। इसमें हम रिस्पॉन्सिबल और एथिकल बिजनेस बिहेवियर को एनकरेज करते हैं। आठवां, कम्युनिटी एंगेजमेंट। इसमें हम कम्युनिटीज़ को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं। नौवां, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इसमें हम लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को कंसिडर करते हैं। इस प्रकार हम समझते हैं कि सस्टेनेबिलिटी कितना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। हमें अपने आसपास के वातावरण का ध्यान रखना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, लेकिन फ्यूचर जनरेशंस की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पेयर नहीं करता। इसमें नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना शामिल है। यह कॉन्सेप्ट पहली बार यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट (UNCED) में एम्फसाइज किया गया था। ब्रंटलैंड कमीशन ने 1987 में इसके लिए एक डेफिनेशन दिया: सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट इम्पेयरिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। लेकिन हाल के वर्षों में इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोसेस एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए नुकसानदेह हो गया है। इससे कई समस्याएं पैदा हुई हैं, जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी की कमी, मिनरल रिसोर्सेज की डिप्लीशन और एनवायरनमेंटल पोल्यूशन। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी हो गया है। ये हमें रैशनल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बताता है, ताकि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें और फ्यूचर जनरेशंस की ज़रूरतों को भी एश्योर कर सकें।
एडवर्ड बाबियर, एक डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर, ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया है कि ये पूरे लोगों की मटीरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए डायरेक्टली कंसर्न्ड है। इसमें इनकम, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, ETC शामिल हैं। अब हम देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या स्ट्रैटेजीज हैं। पहला, हमें रिसोर्सेज का जुडिशियस यूटिलाइजेशन करना चाहिए। दूसरा, हमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकना चाहिए। तीसरा, हमें सोशल इंस्टेबिलिटी को कम करना चाहिए। इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। A-फ्लैट हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करें लेकिन फ्यूचर जनरेशंस की ज़रूरतों को भी इंश्योर करें। यह एग्जिस्टिंग पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को चेक नहीं करता बल्कि रिसोर्सेज का जुडिशियस यूटिलाइजेशन करता है। A-फ्लैट हम देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे अचीव किया जा सकता है। कुछ पॉसिबल स्ट्रैटेजीज हैं। पहला, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर रिलायंस करना चाहिए। भारत में एनर्जी की ज़रूरत को थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट्स से पूरा किया जाता है, लेकिन ये प्लांट्स एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा, LPG और गोबर गैस का यूज़ करना चाहिए। रूरल एरियाज़ में हाउस होल्ड्स नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर निर्भर हैं, जो डिफॉरेस्टेशन, एयर पोल्यूशन और अन्य समस्याएं पैदा करता है। तीसरा, CNG का यूज़ करना चाहिए। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने CNG पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क शुरू किया, जिससे एयर पोल्यूशन कम हुई। चौथा, विंड पावर का यूज़ करना चाहिए। विंड टर्बाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है बिना किसी नुकसान के। पांचवा, सोलर पावर का यूज़ करना चाहिए। भारत में अबंडेंट सनलाइट है, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली और नॉन एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। A-फ्लैट हम देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या और कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, हमें अपने डेली लाइफ में स्मॉल चेंजेस करना चाहिए, जैसे कि एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का यूज़ करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना और वेस्ट मैनेजमेंट का ध्यान रखना। दूसरा, हमें अपने गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स को सपोर्ट करना चाहिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाते हैं। तीसरा, हमें अपने कम्युनिटी में अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए, ताकि लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जानें और उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें। इन कदम को उठाकर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं और अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। A-फ्लैट हम देखते हैं कि कुछ और इनोवेटिव तरीके हैं जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में मदद कर सकते हैं। पहला, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, जो कि सस्टेनेबल और क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। दूसरा, मिनी हाइडल प्लांट्स। मिनी हाइडल प्लांट्स एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीका है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, खासकर माउंटेनस रीजन्स में। तीसरा, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसेस इंडिजिनस पीपल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और इकोसिस्टम मेंटेनेंस में मदद करते हैं। चौथा, बायोकम्पोस्टिंग। बायोकम्पोस्टिंग एक ऑर्गेनिक मेथड है फार्मिंग के लिए, जो केमिकल फर्टिलाइजर के नुकसान को कम करता है। पांचवा, बायोप्स्ट कंट्रोल। बायोप्स्ट कंट्रोल एक सेफ और सस्टेनेबल तरीका है पेस्ट कंट्रोल करने का, जो केमिकल पेस्टिसाइड के नुकसान को कम करता है। इन इनोवेटिव तरीकों को अपनाकर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं और अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। A-फ्लैट हम देखते हैं कि कुछ और स्टेप्स हैं जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में मदद कर सकते हैं। पहला, हमें अपने डेली लाइफ में स्मॉल चेंजेस करना चाहिए, जैसे कि एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का यूज़ करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना और वेस्ट मैनेजमेंट का ध्यान रखना। दूसरा, हमें अपने गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स को सपोर्ट करना चाहिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाते हैं। तीसरा, हमें अपने कम्युनिटी में अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए, ताकि लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जानें और उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें। इन स्टेप्स को फॉलो करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं और अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि कैसे मिक्स्ड क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन के द्वारा पेस्ट अटैक को कम किया जा सकता है। इसके अलावा एनिमल्स और बर्ड्स का यूज़ भी पेस्ट कंट्रोल के लिए किया जा सकता है। A-फ्लैट हम डिफरेंस बिटवीन सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। पहला, स्कोप। सस्टेनेबिलिटी प्राइमरीली फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन और रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज और इकोलॉजिकल और सोशल बैलेंस का मेंटेनेंस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में शामिल है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल वेलबींग पर ग्रेटर एम्फेसिस देता है। दूसरा, टाइम फ्रेम। सस्टेनेबिलिटी का पर्सपेक्टिव एंड्योरिंग और इंडेफिनिट है, एम्फसाइजिंग ऑनगोइंग हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम्स और सोसाइटीज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शॉर्ट टर्म नीड्स और इंटरेस्ट्स ऑफ प्रेजेंट के साथ लॉन्ग टर्म वेलबींग ऑफ फ्यूचर जनरेशंस को बैलेंस करता है। A-फ्लैट हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 1.
एनवायरनमेंट का मतलब है हमारी आसपास का वातावरण जो बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स से बना है। 2. एनवायरनमेंटल स्टडीज़ का मतलब है हमारी एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाई करना जो हमें एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में समझने में मदद करती है। 3. बायोटिक एलिमेंट्स हैं जो जीवित हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस। 4. एनवायरनमेंटल स्टडीज़ की इंपॉर्टेंस है कि ये हमें एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में समझने में मदद करती है और हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में मदद करती है। 5. सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिफरेंस है कि सस्टेनेबिलिटी लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन और रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज पर फोकस करता है जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल वेलबींग पर ग्रेटर एम्फेसिस देता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। 1. एनवायरनमेंटल स्टडीज़ एक मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड है जो एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाई करता है। इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोग्राफी और सोशल साइंसेज शामिल हैं। 2. एनवायरनमेंटल स्टडीज़ का स्कोप और इम्पॉर्टेंस है कि ये हमें एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में समझने में मदद करती है और हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में मदद करती है। 3. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल वेलबींग को अचीव करना जबकि एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज करना। स्ट्रैटेजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट।